हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 11th में आपका चैप्टर चल रहा है सेल साइकिल एवं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, है ना। तो ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं। आपने व्हाट इज सेल, कोशिका क्या होती है, ये आपने पढ़ लिया है। आपने कोशिकाओं के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया है हमने, है ना, क्योंकि कोशिकाओं के बारे में हम क्लास 8th से ही पढ़ना शुरू कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम बच्चों के सिलेबस में क्लास 8th में कोशिका चैप्टर आ जाता है, ठीक है। तो हम क्लास 8 से ही उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये कोशिका क्या है। क्लास 8th में आपने पढ़ा, क्लास 9th में आपने बहुत विस्तार में पढ़ा कोशिका, क्लास 11th में भी इस चैप्टर से पहले हम लोगों का जो चैप्टर था वो सेल ही था, यानी उसमें भी आपने बहुत ब्रीफ में कोशिका के बारे में जान लिया, है ना। तो 8th 9th 11th सब में कोशिका पढ़ रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपके जीव विज्ञान का। क्लियर है सभी बच्चों को। सेल के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद अब आपका इस वाले चैप्टर में सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन की घटना के बारे में पूरा आपको जानना है। तो अब अगली जो कोई क्लास आएगी, जैसे 11th है आपका, तो 12th में ये चैप्टर सेल से रिलेटेड नहीं है। आप ग्रेजुएशन में जब पहुंचेंगे तो फिर आपको सेल के बारे में ना बता के आपको फिर सेल डिवीजन के बारे में और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में बताया जाएगा, उसको बहुत विस्तार में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों ने कोशिका के बारे में जान लिया था कि कोशिका क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्या है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, ठीक है। ये इसी लाइन में पूरी बात कवर हो रही है। संरचनात्मक का मतलब किसी भी जीव की, किसी भी सजीव की संरचना बिना कोशिका के संभव नहीं है, और किसी भी जीव के अंदर होने वाली जो जैविक प्रक्रियाएं हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो भी इस कोशिकाओं के बिना संभव नहीं है। तो संरचनात्मक इकाई भी हो गई और क्रियात्मक इकाई भी हो गई। संख्या के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जीव, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। क्लियर है सभी बच्चों को। फंक्शन क्या है सेल का? न्यूट्रिएंट्स टू एनर्जी, यानी कि पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? हमारी कोशिकाओं के अंदर ही होता है। पोषक तत्वों से ऊर्जा जो बनती है ये कहाँ होती है? कोशिका के अंदर। तो ये क्या है? कोशिका का मुख्य कार्य है। और दूसरा क्या कार्य है? ईच सेल हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी हर एक कोशिका का उसका अपना एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। क्लियर है सभी बच्चों को। हम आगे बढ़ेंगे। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये बहुत छोटी क्लास के लेवल का है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम आज बहुत विस्तार में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन केवल एक पॉइंट में जरूर मेंशन करना चाहूंगी। प्रोकैरियोटिक का मतलब है विकसित केंद्रक ना होना। प्रोकैरियोटिक का मतलब है आद्य केंद्रक वाली कोशिका, और यूकैरियोटिक का मतलब है डेवलप्ड केंद्रक वाली कोशिका। पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक और अविकसित केंद्रक, है ना। यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ताकि आप अपने आप को पिछले सेशन से रिलेट कर सकें। पिछली कक्षाओं में जो भी आपको पता होना चाहिए पहले से, उससे आप रिलेट कर सकें। प्रोकैरियोटिक का मतलब है आद्य केंद्रक, या हम लिखेंगे इसको थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, अविकसित केंद्रक।
अविकसित केंद्रक। और यूकैरियोटिक में लिखेंगे पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक। क्लियर है सभी बच्चों को? यूकैरियोट्स मस्ट डिवाइड देयर न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। यानी कि अब हमको दो विभाजनों के बारे में पढ़ना है, समसूत्री विभाजन और मियोसिस का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन। ये हम बहुत विस्तार में इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले कुछ सेशंस में। थोड़ा सा क्विक हम इसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम आज जो आगे का कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर से कर सकें। लेकिन जो भी हम रिवाइज कर रहे हैं इसमें कोई पॉइंट मैं छोड़ नहीं रही हूं, तो आपको क्या करना है कि अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या किसी पॉइंट पे आपको कोई कंफ्यूजन है, जैसे मैं जो भी वर्डिंग्स यूज कर रही हूँ उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू चैट। आपको चैट के माध्यम से मुझे उस क्वेश्चन को बताना है, आपको अपना प्रश्न भेजना है ताकि मैं उसका आंसर आपको कर सकूं। बिफोर द न्यूक्लियस डिवाइड्स द जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया हो रही है, चाहे वो समसूत्री विभाजन हो या वो अर्धसूत्री विभाजन हो, तो उस समय पे जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। इसके लिए भी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि 2C होता है जेनेटिक मटेरियल, जब जेनेटिक मटेरियल तो ये आपका बढ़ के 4C हो जाता है। ये वाला आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि जब भी जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होता है तो क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा वास्तविक मात्रा की दोगुनी हो जाती है। क्या होता है, हाँ, जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन के समय पे क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ की वास्तविक मात्रा का 2 गुना हो जाना। होना क्लियर है? अब आनुवंशिक पदार्थ की वास्तविक मात्रा का 2 गुना होने का मतलब है कि अगर कोई भी 2 गुना का मतलब है 2 का 4 हो जाना। अगर 4 है वास्तविक तो 8 हो जाना, अगर 8 है वास्तविक तो क्या हो जाना, 16 हो जाना। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, 2C 4C। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है ये, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, 2C इज इक्वल टू 4C। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इसको आप R से याद कर सकते हैं। रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन। जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन हो रहा है, 2C का 4C बन रहा है। आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा जो है वो बढ़ करके 2 गुनी हो रही, तो ये आपको याद रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरफेज, और क्योंकि हम पिछले सेशन में पढ़ ही चुके हैं, तो ये प्रक्रिया होती है इंटरफेज के दौरान। इंटरफेज के दौरान, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। तो सभी बच्चों का इस स्लाइड में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं ना। ये वाला जो मैंने आपको बोला है ये आपको नोट करना है, नोट कर लें इसको, ये वाला पॉइंट, ताकि आपको भूले नहीं बाद में कभी।
सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हमने कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनिशंस देखी थी इस कोशिका विभाजन के दौरान, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनिशंस जो आपके सामने आती हैं। आया था बच्चों स्पिंडल फाइबर, है ना। अब जब आपने हमने माइटोटिक डिवीजन का काफी पार्ट कर लिया है ना, हमको केवल अब इंटरफेस हमने पूरा क्लियर कर लिया है, और मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से तो पूरा ही माइटोटिक फेज दिखा दिया है। तो अब क्या आप अब सोचो कि क्या स्पिंडल फाइबर आपको क्लियर है। स्पिंडल फाइबर क्या है? वन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स दैट एक्सटेंड इनवर्ड फ्रॉम द पोल्स ऑफ अ डिवाइडिंग सेल फॉर्मिंग अ स्पिंडल शेप्ड फिगर। क्या ऐसे वाला जो इस तरह से जो बन रहा था, ये था स्पिंडल फाइबर, है ना। ये क्या था? ये था स्पिंडल फाइबर। इसको भी सभी बच्चे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आप सभी बच्चे देख रहे हैं, सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर, आई होप आप सभी को सेंट्रोमियर क्लियर हो गया होगा। द मोस्ट कंडेंस्ड एंड कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ अ क्रोमोसोम टू विच द स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड ड्यूरिंग माइटोसिस, है ना। ये क्या है? सेंट्रोमियर, है ना। अब आपको स्पिंडल फाइबर का क्लियर है। सेंट्रोमियर के बारे में मैंने आपको बताया था। हम क्या कर रहे हैं? हम कनेक्ट कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स पे यहाँ पे क्या होते हैं? यहीं पे आपको क्रोमोसोम्स ऐसे लगे हुए होते हैं, है ना। यहीं पे आपके क्रोमोसोम्स लगे होते हैं। इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स जो है वो जब डिवाइड करते हैं, क्रोमैटिड्स जब दोनों अलग अलग होते हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये वाला पार्ट कहाँ पे अलग होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और ये जो सेंट्रोमियर है, ये एक से दो होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं कहाँ पर? कोशिका द्रव्य के अंदर। आगे बढ़ेंगे। क्रोमैटिन क्या है? अ कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, primarily histones in the cell nucleus that stains readily with basic dyes and condenses to form chromosomes during cell division, है ना। ये एक ऐसा जटिल पदार्थ, जटिल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स से मिला हुआ चीज है, मिला हुआ पदार्थ है, जिसमें मुख्य रूप से हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और जब इनको हम बेसिक डाई से क्या करते हैं? स्टेन करते हैं, कलर करते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये कलर अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए हम इसको कलर्ड बॉडीज भी कहते हैं। क्रोमैटिन जो है कलर्ड बॉडीज, इनको भी कहते हैं हम। अब ये कलर्ड बॉडीज कहलाते हैं जो डीएनए होता है ना। ये आपको क्लास 12th में आपके यूनिट 1 में ही बहुत ब्रीफ में कराया जाएगा। क्रोमैटिन वर्ड जो है ये मैंने आपको 9th क्लास में ही इंट्रोड्यूस कराया था, तो सभी बच्चे जानते हैं। अब इसको अगर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन एक ऐसा जटिल पदार्थ है, न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ, जिसके अंदर मुख्य रूप से प्रोटीन्स पाए जाते हैं और न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन्स में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और जो सेल का केंद्रक है, जो कोशिका का केंद्रक है, वो कैसा होता है? देखो, हमने केंद्रक को जब माइक्रोस्कोप के नीचे वैज्ञानिकों ने देखा तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, ठीक है। तो आप सभी को पता है, अभी क्लास 11th में हैं आप लोग, तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, जब हम स्लाइड बनाते हैं, जब हम स्लाइड्स बनाते हैं बच्चों, तो क्या होता है? स्लाइड्स पे हम स्टेन करते हैं, हम कलर्ड करते हैं उन चीजों को, ताकि हम उसको इजीली देख सके। जैसे
अगर हम स्टेनिंग नहीं करेंगे तो हमें हर चीज उतनी क्लियर नहीं कर, कोई चीज अगर पारदर्शी है या ट्रांसपेरेंट है या वाइट है तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर कलर्ड बॉडीज के रूप में दिखाई पड़ती है। तो जब भी किसी कोशिका के केंद्रक को देखने की बात की गई तो उनको जब, क्योंकि वो उनका नेचर कैसा था, न्यूक्लिक अम्ल है ना, एसिडिक नेचर था, तो जो एसिडिक नेचर था जब उस पर बेसिक डाई का यूज किया गया, क्षारीय डाई का यूज किया गया, तो जो केंद्रक था उसने उस डाई को एक्सेप्ट कर लिया, है ना, मतलब कलर्ड हो गया, और उसके बाद वो हमको माइक्रोस्कोप के नीचे कलर्ड बॉडीज के रूप में नजर आया। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ का पॉइंट? तो इसीलिए क्लास 12th में, 11th में नहीं, आपको क्लास 12th में देखो ये शब्द अगर आपने सुना हो, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने सुना होगा, जो बच्चे तैयारी करना शुरू कर चुके हैं नीट की उन्होंने भी सुना होगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, है ना। तो स्टेन्स जो होते हैं, जब उनसे हम किसी भी कोशिका को कलर करते हैं तो स्लाइड्स बनाते समय तो जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेन को ले लेता है। तो बेसिक डाइज से जब उनको हमने कलर किया तो देखा कि वो उन्होंने कलर ले लिया था, ठीक है। और विभाजन के समय पे ये क्रोमैटिन फाइबर्स, मैंने आपको क्या बताया, क्रोमैटिन क्या है, कोशिका के केंद्रक के अंदर मौजूद उलझे हुए धागों जैसी संरचना जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में मौजूद होती है कोशिका के केंद्रक के अंदर, उसी को हम क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों का? ये कलर्ड बॉडीज भी कहे जाते हैं और विभाजन के समय पे ये कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स के रूप में आ जाते हैं, है ना। ये विभाजन के समय में कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स के रूप में आ जाते हैं। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, मान लीजिए ये है एक केंद्रक, ये है उसके अंदर का, यह एक कोशिका, उसके अंदर का है केंद्रक, और यहाँ पे ऐसे उलझे हुए धागों की बहुत सी संरचना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के समय पर यहाँ पे क्या होगा, यह है कोशिका, यह है केंद्रक, और अंदर ऐसे प्रॉपर जो ऐसे प्रॉपर क्रोमोसोम्स नजर आने लगेंगे। तो कहाँ से बनते हैं क्रोमोसोम्स? ये क्रोमोसोम्स जो है ये आपका क्रोमैटिन फाइबर से ही बनते हैं। तो क्रोमैटिन का मतलब सभी बच्चों का क्लियर हो गया है? अब अगर क्रोमैटिन का मतलब क्लियर हो गया है तो हम क्या देखेंगे, क्रोमैटिड। और ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहुत बेसिक नॉलेज है ये कि आपको क्रोमैटिन और क्रोमैटिड के बीच में अंतर जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। ये बहुत बेसिक है, क्रोमैटिन और क्रोमैटिड के बीच अंतर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चों तो आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी है, तो क्लियर होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्रोमैटिड क्या है? Either of the two daughter strands of a replicated chromosome that are joined by a single centromere and separate during cell division to become individual chromosomes. Chromatid क्या है? सिंगल सेंट्रोमियर है, ये ये तो ये क्या है? ये है क्रोमैटिड। आपको दो अलग अलग दिखाई पड़े सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो ये क्या है? ये क्रोमैटिड है। और क्रोमैटिन क्या है? जिस पदार्थ से ये क्रोमैटिड्स बने हुए हैं वो क्या है? वो है क्रोमैटिड। जिस पदार्थ से क्रोमैटिन से ही क्रोमैटिड बनता है ना। क्या बनता है बच्चों? क्रोमैटिड से ही, लिखेंगे क्रोमैटिन से ही संघनित होकर क्रोमैटिड
बनता है। और क्रोमेटिड के नीचे आप क्रोमोसोम भी लिखेंगे, क्रोमोसोम बनता है। क्लियर, समझ में आ गया? इतना ही पॉइंट समझना था। और अब आई होप कि आप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो जब हम सेल डिवीजन को प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो हम इन शब्दों में कहीं नहीं फंसेंगे। कई बार क्या होता है कि हम कोशिका विभाजन तो पढ़ने लगते हैं पर हमें ये वर्डिंग्स ही नहीं पहले क्लियर होती है। जैसे हम वाक्य बनाना शुरू कर दें बच्चों और हमें प्रॉपर ABCD ना आती हो, हम रीडिंग करना शुरू कर दें और हमें ये ना पता हो कि हर अलग अलग लेटर से कौन सा साउंड निकलता है, तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अब कि क्रोमैटिन और क्रोमैटिड क्या होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया सभी बच्चों को कि क्रोमैटिन और क्रोमैटिड जो है वो क्या होते हैं। क्रोमैटिन वो अनुवांशिक पदार्थ जो उलझे हुए धागों की संरचना के रूप में आपके कोशिका के केंद्रक के अंदर मौजूद होती है, क्रोमैटिन फाइबर्स कहलाते हैं। वो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स का वो धागा जो एक सिंगल सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ होता है और कोशिका विभाजन के समय पे वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बनाने के लिए, उन्हें हम क्रोमैटिड कहते हैं। क्रोमैटिन से ही संघनित होकर के क्रोमैटिड या हम उसको क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमैटिड्स उसमें अटैच्ड होते हैं एक सेंट्रोमियर के साथ। तो क्रोमैटिन जो है वो ही संघनित होकर के क्रोमैटिड का निर्माण करता है। क्रोमैटिन ही संघनित होकर के क्रोमैटिड का निर्माण करता है। तो आई होप सभी बच्चों को एकदम ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। क्रोमोसोम के बारे में सभी बच्चों को पता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जीन कैरिंग बॉडीज है, यानी जीन्स को कैरी करने का काम करते हैं, एक कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ DNA एंड प्रोटीन। अब ये DNA और एंड प्रोटीन जो है इसके बारे में आपको विस्तार में क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा, है ना। ये आपको क्लास 12th में बहुत विस्तार से यूनिट जो आपका 6 है उसी में पढ़ाया जाएगा। They are visible only under magnification during certain stages of cell division. क्रोमोसोम्स कब दिखाई पड़ते हैं? कुछ जब हम माइटोसिस और मियोसिस की घटना देखते हैं तो उसमें कुछ सर्टेन स्टेज के टाइम पर ही सेल डिवीजन दिखाई पड़ता है। सेल डिवीजन में जब भी मेटाफेज की स्टेज आती है उस समय पे आपको क्रोमोसोम्स वो दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। ह्यूमंस है 46 क्रोमोसोम्स। एक जनरल जानकारी है, एक सामान्य जानकारी कि मनुष्यों के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन ईच सोमैटिक सेल एंड 23 इन ईच सेक्स सेल्स, है ना। हर एक लैंगिक कोशिका जो है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं और हर एक कायिक कोशिका में, सोमैटिक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि शुक्राणु और अंडाणु में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए। सेक्स सेल का मतलब मनुष्यों की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 प्रकार की लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, इनको हम शुक्राणु या अंडाणु कहते हैं, एग और स्पर्म कहते हैं। ये सभी बच्चों का क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं, देखिए सारा कंटेंट जो भी होता है बच्चों वो कहीं ना कहीं 11th क्लास में जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ने जरूरी है, तभी आप 12th क्लास के चैप्टर्स को समझ पाएंगे, है ना। तो हर कंटेंट कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। आपका जो भी सिलेबस है वो आपका सरल से कठिन की ओर आपको ले जाता है। जो भी पढ़ाई है वो सरल से कठिन की ओर है। थोड़ा आपने पहले पढ़ा था, थोड़ा उसमें और ऐड करके आगे आपको क्लासेस में बता दिया जाता है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जितनी ही सीढ़ी चढ़ते जाते हैं बच्चों उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाता है। तो किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। आप सभी 11th क्लास में हैं, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप उस टाइम का यूज कर सकते हैं। अपने नीट की प्रिपरेशन तैयार करने के लिए एकदम सही समय है। एक एक पॉइंट को आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट
क्लियर कर लिया 11th का भी और उसके बाद 12th का भी, आपने केवल दोनों साल मन लगा के मेहनत कर ली, तो उसमें क्या होगा, आपका 50% का नीट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 50% नीट का सिलेबस बायो का कंप्लीट होगा, बायो का आपका 100% नीट का सिलेबस क्लियर हो जाने वाला है। कि नीट जो है बच्चों में 350 क्वेश्चंस आते हैं, किसके, बायो के। कितने, 350। ये कितना है आपका 50% ऑफ द सिलेबस, है ना। टोटल कितने प्रश्न होते हैं, टोटल प्रश्न होते हैं लगभग 720 के करीब प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपका क्लियर हो जाता है, ज्यादातर आपका प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो 50% भाग जो, देखो 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, जो भी आपका मेडिकल के एग्जाम्स होते हैं उसमें 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। वनस्पति विज्ञान, सॉरी आपका भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान में वनस्पति और जंतु विज्ञान दोनों। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखें तो 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट्स में, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, नीट जो है मैं आपको बताने लगी हूं तो क्लियर बता ही देते हैं। नीट का जो भी एग्जाम होता है बच्चों, नीट का जो भी एग्जाम होता है इसमें 4 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो आपका फिजिक्स, वो मेरा पार्ट नहीं है। केमिस्ट्री, वो भी आपको 11th 12th, ये 11th प्लस 12th, ये भी आपका 11th प्लस 12th। फिर आपका आता है बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो इसमें 11th प्लस 12th और 11th प्लस 12th। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप देखिए ये वाला पार्ट आई हैव टू कवर, बॉटनी और जूलॉजी मुझे कवर करना है। तो यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर और एक एक पॉइंट्स पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो आपका 50% पार्ट जो है वो इन्हीं क्लासेस में कवर हो जाने वाला है। 50% नीट का, 50% आपके इन सिलेबस का नहीं, 50% आपके नीट का कवर हो जाने वाला है। और सारे ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कराएंगे, सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो फिर क्या है, फिर एक हैप्पी फेस और टेंशन नहीं लेनी है, तैयारी करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो हम आगे बढ़ेंगे। हमने इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट एक पॉइंट था, इक्वेटोरियल प्लेन और काइनेटोकोर फाइबर्स, ये 2 चीजें, ये भी आपका आई होप क्लियर होगा। इक्वेटोरियल प्लेट क्या था, जहां पर क्रोमोसोम्स एक साथ एक प्लेन पे लग रहे थे। The plane that contains all the centromeres and their spindle attachments during metaphase of mitosis. Kinetochore fibers क्या हैं? Specialized regions in the centromeres of chromosomes. क्लियर है सभी बच्चों का? डेफिनेशंस जितनी थी, परिभाषाएं जितनी थी, जो वर्डिंग्स थी वो आपकी क्लियर हैं, है ना। अब क्या करना है हमें, ये सेल विद डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल जो थी, सेल विद क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस, आपने देखा कि G1 फेज है, सिंथेसिस फेज है, G2 फेज है और माइटोटिक फेज है। 4 फेजेस होते हैं, यहां से शुरू होकर और पूरा यहां तक, ये वाला है इंटरफेज, ठीक है। उसके बाद ये है माइटोटिक फेज, यहां से शुरू होकर के यहां तक का है माइटोटिक फेज, जिसे आप एम फेज भी कहते हैं। यहां तक किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो बच्चे क्लियर करेंगे, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो इसमें बच्चे क्लियर करेंगे।
आगे बढ़ेंगे। द सेल साइकिल इन द इवेंट that makes new cells by cell division through 6 processes. They are interphase, mitosis, 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 mitosis और cytokinesis. ठीक है, ये चारों फेजेस जो हैं ये कौन से हैं? ये है आपका कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे ये है कैरियोकाइनेसिस। अब इसको ध्यान से क्या करेंगे बच्चों, आपको नोट कर लेना है ना। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है केंद्रक के अंदर मौजूद पदार्थ का विभाजन, यानी कि क्रोमोसोम्स का विभाजन। ठीक है, 4 चरणों में ये पूरा होता है। सबसे पहला है आपका इंटरफेज, जहां पे क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये चारों चरणों में पूरा हो रहा है कैरियोकाइनेसिस। यानी कि कैरियोकाइनेसिस से शुरुआत होती है कोशिका विभाजन की और साइटोकाइनेसिस में जाके खत्म हो जाती है। तो ये क्या है, कोशिका द्रव्य का विभाजन, और इसके फलस्वरूप एक कोशिका जो है वो 2 कोशिका के रूप में बदल जाती है, और दोनों ही, ये हो गई पेरेंट सेल और ये हो गए डॉटर। क्लियर है सभी बच्चों को? इसमें जो भी आपको जानकारी नहीं समझ में आ रही है उसको आपको नोट करना है। ये वाला आपका पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आपका एग्जाम्स में बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है कि कैरियोकाइनेसिस है ना, व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोकाइनेसिस। 4 ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे और कैरियोकाइनेसिस में आपको अलग अलग पॉइंट्स बता दिए जाएंगे। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या एग्जैक्टली हो रहा है वो अगर आपको पता है तब आप उसको आराम से सही टिक मार्क कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इन चीजों को जो मैंने लिखी हैं उनको अपने हाथ से उसको नोट कर लेंगे। आई होप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इंटरफेज, इंटरफेज क्या है? इंटरफेज, ड्यूरिंग इंटरफेज सेल जो है duplicates its nuclear DNA, ensuring that when does it divide at the end of mitotic phase, each of the newly created daughter cell will contain a full set of genes. ये वाला फॉर्मूला आपको याद आया? ये ही फॉर्मूला इस इंटरफेज का सार है ना, जहां पे अनुवांशिक पदार्थ जो है वो अपने आप को क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। माइटोसिस यानी हम समसूत्री विभाजन। देखो बच्चों, समसूत्री विभाजन वाले कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए तो अच्छा है और आसान भी है, उसमें वर्डिंग्स आपको याद हो जाएंगी। एक ऐसी कोशिका जो स्प्लिट होकर के 2 कोशिकाओं में बटेगी, लेकिन कंप्लीट सेट होना चाहिए उसके पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद अनुवांशिक पदार्थ, है ना। शुरू कहाँ से होती है? कपल्ड विद साइटोकाइनेसिस। क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब शुरुआत होती है बच्चों कैरियोकाइनेसिस से और समाप्त होती है साइटोकाइनेसिस से। क्लियर है? कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियोकाइनेसिस में आपके 4 फेजेस कवर होते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अभी एनिमल्स जो है, मल्टीसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनके अंदर माइटोसिस होता है, किन में? केवल सोमैटिक सेल्स में, केवल सोमैटिक सेल्स में। क्लियर है सभी बच्चों का? तो अब ये वाला डायग्राम सभी बच्चों ने बनाया था।
आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आपने धीरे धीरे पढ़ा है, अब केवल आपको इन चारों फेजेस के बारे में क्लियर पढ़ना है ना। जब आप सब कुछ जान चुके हैं, मतलब आपकी तैयारी पूरी है, अब केवल खाना पकाना बाकी है। तो अगले सेशन में हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर करेंगे। किसी भी प्रकार का प्रश्न होने पर बच्चे चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगली सेशन में हम सभी फिर मिलेंगे। आज के क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।